We're in a state of war. Lots of fight. Mickey Bob. Fighting right to the end. I forget. This time I wasn't scared. फिल्म की शुरुआत निफ्लहेम नाम के एक बर्फीले ग्रह से होती है। मिकी एक खाई में जागता है और जल्दी ही महसूस करता है कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम और थर्मल सिस्टम दोनों खराब हो चुके हैं। जैसे ही वो अपनी स्थिति का आकलन करता है, उसे पास में एक बचाव जहाज दिखाई देता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक आदमी जिसका नाम टीमो है वहां पहुंचता है और मदद करने के लिए तैयार दिखता है। लेकिन जैसे ही टीमो मदद करने वाला होता है, वो ठिठक जाता है और मिकी से कहता है कि वो सिर्फ उसका फ्लेम थ्रोवर लेगा, उसे नहीं, क्योंकि अगर मिकी मर जाता है तो जहाज उसकी एक नई कॉपी प्रिंट कर देगा। यह कहकर टीमो चला जाता है। अकेला छोड़ दिया गया मिकी दूरी से उसे देख रहे कुछ डरावने जीवों को नोटिस करता है और एक सनसनीखेज एहसास के साथ समझ जाता है कि वो मरने वाला है। अगले दिन मिकी की वॉइस ओवर उसके अस्तित्व की प्रक्रिया को समझाती है। हर बार जब वो मरता है, उसका शरीर दोबारा प्रिंट होता है और उसकी चेतना एक डिवाइस में स्टोर की जाती है, जिसे ब्रिक कहा जाता है। यह ब्रिक उसके नए शरीर में इम्प्लांट की जाती है। वो बताता है कि यह तकनीक पृथ्वी के हर कानून का उल्लंघन करती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष में किया जाता है, जहां उस जैसे एक्सपेंडेबल्स को हाई रिस्क मिशन के लिए बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक उस पर कई तरह के प्रयोग करते हैं, जैसे उसे जहाज के बाहर घातक स्तर की रेडिएशन के संपर्क में लाना। जब वो मर जाता है तो वे उसकी एक नई कॉपी प्रिंट कर देते हैं। मिकी फिर बताता है कि वो इस स्थिति में कैसे फंसा। उसकी परेशानियों की शुरुआत तब हुई जब एक दोस्त ने उसे एक फेल हो रही कंपनी में उधार लिए हुए पैसे निवेश करने के लिए मनाया। आखिरकार वे पकड़े गए और उन्हें डेरियस ब्लैंक नाम के एक निर्दयी बिजनेस टाइकून के सामने पेश किया गया। बचने की कोशिश में मिकी ने पृथ्वी छोड़ने का फैसला किया और एक बर्फीले ग्रह को बसाने के लिए एक एक्सपीडिशन में शामिल हो गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक्सपेंडेबल होने का मतलब क्या होता है। उसने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया और तुरंत स्वीकार कर लिया गया। बाद में एक एम्प्लॉई ने उसे समझाया कि एक्सपेंडेबल प्रोग्राम कैसे काम करता है। उसने उसे बॉडी प्रिंटिंग और मेमोरीज ट्रांसफर की प्रक्रिया के बारे में बताया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उसने मिकी के शरीर का एक सैंपल लिया और उसकी पर्सनल मेमोरीज को एक ब्रिक में अपलोड कर दिया, जिससे उसकी किस्मत एक्सपेंडेबल के रूप में सील हो गई। जहाज पर क्रू लंच के लिए इकट्ठा होती है। वहां एक आदमी जिसका नाम केनेथ मार्शल है खुद को पेश करता है। मिकी क्रू के सदस्यों से मिलता है और नाशा नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। मार्शल सभी को बताता है कि यात्रा के दौरान खाने की राशनिंग की जाएगी और इस दौरान किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हालांकि मिकी और नाशा इस नियम को नजरअंदाज करते हैं और चोरी छिपे अपना रिश्ता जारी रखते हैं। यात्रा के दौरान मिकी कई बार मरता है और दोबारा प्रिंट होता है। वो और नाशा अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। एक दिन एक लड़की जिसका नाम काई है मिकी से बात करने के लिए आती है, लेकिन नाशा जलन से भरकर उसे चूमकर बातचीत में बाधा डालती है। महीनों बाद क्रू बर्फीले ग्रह पर पहुंचती है। एक इनिशियल टेस्ट के तौर पर मिकी को बाहर भेजा जाता है ताकि वो वातावरण में किसी अज्ञात वायरस का विश्लेषण कर सके। प्रयोग से पता चलता है कि वहां एक घातक एयरबॉर्न पैथोजन मौजूद है और मिकी इन्फेक्शन की वजह से मर जाता है। जल्द ही उसे दोबारा प्रिंट किया जाता है। मिकी और नाशा दोनों को मिशन के दौरान टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वायरस का इलाज ढूंढा जा सके। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स और अनगिनत मौतों के बाद आखिरकार टीम वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाने में सफल हो जाती है। जैसे ही क्रू बर्फीले ग्रह का एक्सप्लोरेशन शुरू करती है, उन्हें एक गहरी खाई में एक एलियन स्पीसीज दिखाई देती है। भागने की कोशिश में क्रू का एक मेंबर मारा जाता है। जहाज पर वापस आकर मार्शल मिकी को डांटता है और कहता है कि एक एक्सपेंडेबल होने के नाते मरने वाला उसे होना चाहिए था। सजा के तौर पर मिकी को 12 घंटे के शिफ्ट में काम करने और उसके खाने के राशन को आधा करने का आदेश दिया जाता है, जब तक कि वो उन क्रीचर्स का सैंपल वापस नहीं ले आता। एक दिन काम करते हुए खाना खाते समय मिकी अचानक अपना संतुलन खो देता है और एक खाई में गिर जाता है। यह दृश्य फिल्म की शुरुआत की याद दिलाता है, लेकिन इस बार जब वो जागता है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसके हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि एलियन स्पीसीज ने उसे बख्श दिया है। उन्होंने उसे खाई से बाहर निकालने में मदद की और फिर बर्फीले लैंडस्केप में गायब हो गए। जैसे ही वो अपनी स्थिति को समझता है, उसे पास में एक वाहन दिखाई देता है। वो उसमें सवार होता है, अपने कपड़े बदलता है और अपने क्वार्टर्स में वापस आकर आराम करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी एक नई कॉपी मिकी 2 प्रिंट हो चुकी है, ये मानकर कि वो मर चुका है। मिकी को एक डरावनी रियलाइजेशन होती है, क्रू ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया है।
एक ही समय में उसकी एक से ज्यादा कॉपीज कभी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिकी 2 उसे एक डंबल से मारकर बेहोश कर देता है। इसी बीच पृथ्वी पर प्रिंटिंग मशीन के पीछे काम कर रहे R&D डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि क्या इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सेफगार्ड्स हैं। अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन के संभावित खतरों को लेकर चिंताएं उठती हैं। मिकी तकनीक के पीछे के एक मास्टरमाइंड मनोवा नाम के एक ब्रिलियंट लेकिन पागल साइंटिस्ट की कहानी सुनाता है। जब पुलिस ने मनोवा के घर पर छापा मारा तो उन्हें उसकी एक नहीं बल्कि 2 आइडेंटिकल कॉपीज मिली। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मनोवा की एक तीसरी कॉपी अभी भी फ्री थी, जो इस तकनीक का इस्तेमाल करके हत्याएं कर रही थी। आखिरकार मनोवा की तीनों कॉपीज को पकड़ लिया गया और एक सख्त कानून पास किया गया, एक ही समय में कभी भी डुप्लीकेट्स का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जहाज पर वापस मिकी बेहोश मिकी 2 को एक ट्रैश कैन में डालकर उसे डिस्पोज करने की तैयारी करता है। हालांकि मिकी 2 पहले ही जाग चुका होता है और चुपचाप अपने पास्ट आइटरेशंस के पर्सनालिटीज का विश्लेषण कर रहा होता है। जैसे ही मिकी उसे ब्रॉयलर में डालने वाला होता है, मिकी 2 अचानक हमला करता है और उसे एक डंबल से मारने की कोशिश करता है। मिकी तेजी से काउंटर करता है, उसे ब्रॉयलर के किनारे तक धकेल देता है। मिकी 2 बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला होता है, कोई वहां आ जाता है, जिससे मिकी को जल्दी से मिकी 2 को वहां से हटाना पड़ता है ताकि किसी को शक न हो। इसी बीच टीमो वहां पहुंचता है और क्रू को ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। मिकी यह देखकर टीमो का सामना करता है और उसे ब्रॉयलर की तरफ धकेलता है। मिकी 2 हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, मिकी एक मेटल रॉड लेकर टीमो को भी ब्रॉयलर में धकेलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो सफल हो पाता, नाशा और क्रू का एक और मेंबर वहां पहुंच जाता है और झगड़ा खत्म कर देता है। मिकी और नाशा साथ में वहां से जाते हैं और उसके क्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मिकी 2 उनका पीछा करने की तैयारी करता है, एक क्रू मेंबर उसे बताता है कि उसे मार्शल के साथ एक डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया है। डिनर पर मिकी खुद को खाने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्योंकि हफ्तों से उसे कम राशन मिल रहा था। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब मार्शल उसके साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। शाम को काय भी वहां पहुंचती है और गैदरिंग में शामिल हो जाती है। डिनर के दौरान मार्शल काय की एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस की तारीफ करता है और अपने असली इरादे जाहिर करता है। वो चाहता है कि काय एक बेबी मशीन बने ताकि कॉलोनी के सर्वाइवल को सुनिश्चित किया जा सके। घृणा से भरकर काय तुरंत उसे रोक देती है और फॉलन सोल्जर्स को याद करने की बात करती है, सभी से प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहती है। जैसे ही क्रू अपने सिर झुकाती है, मिकी अचानक अनकंट्रोलेबली उल्टी करने लगता है। घबराकर मार्शल साइंटिस्ट्स को बुलाता है, जो बताते हैं कि यह एक ग्रोथ हार्मोन का साइड इफेक्ट है जो उसे दिया गया था ताकि उसकी पीड़ा को कम किया जा सके। वे उसे एक पेनकिलर देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। दर्द बढ़ता जाता है और मिकी चीखने लगता है। नाराज होकर मार्शल अपनी गन निकालता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, काय हस्तक्षेप करती है और मिकी को उसके कमरे में वापस ले जाती है। अपने क्वार्टर्स में काय मिकी को पृथ्वी से लाई हुई चाय पेश करती है। जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होने वाले होते हैं, मिकी को अचानक नाशा की याद आती है और वो पीछे हट जाता है। वो अपने कमरे में वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो जाता है, नाशा उन्हें साथ देखती है और हंसने लगती है। वो मिकी और मिकी 2 के शरीर पर क्रमशः 1 और 2 लिख देती है। मिकी जल्दी से समझ जाता है कि नाशा और बाकी क्रू ड्रग्स के नशे में है। जैसे ही मिकी और नाशा एक दूसरे को चूमने लगते हैं, काय अचानक अंदर आ जाती है और 2 मिकी को देखकर हैरान रह जाती है। वो इस अनोमली को रिपोर्ट करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नाशा उसे रोक देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए काय एक बोल्ड प्रस्ताव रखती है। वो सुझाव देती है कि नाशा मिकी को रखे, जबकि वो मिकी 2 को ले ले। गुस्से में आकर नाशा, जो अभी भी ड्रग्स के प्रभाव में है, एग्रेसिव हो जाती है। इसी बीच मिकी और मिकी 2 के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है। जब ये कन्फ्रंटेशन बढ़ता है तो मिकी 2 गुस्से में आकर एक गन लेता है और मार्शल को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है। उसी समय मार्शल एक मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन के बारे में स्पीच दे रहा होता है। तभी क्रू का एक मेंबर अचानक रॉक के अंदर एक क्रीचर को हिलते हुए देखता है। केओस फैल जाता है और मिकी 2 अपनी गन मार्शल की तरफ ताने हुए ट्रिगर दबाने वाला होता है। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, क्रू का एक और मेंबर उसे टक्कर मार देता है, जिससे और पैनिक फैल जाता है। जैसे ही क्रू एलियन क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करती है, मार्शल मिकी को देखता है और उसे हंट में शामिल होने का आदेश देता है। इसी केओस के बीच मिकी मार्शल को मारने का एक और मौका ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मार्शल असंभव, इम्पॉसिबल को नोटिस करता है।
जैसे ही तनाव कम होता दिखता है, रॉक से एक और क्रीचर निकलकर मार्शल पर कूदता है। घबराकर मार्शल तुरंत उसे मारने का आदेश देता है और क्रू उस पर गोलियां बरसाने लगती है। क्राइसिस के थोड़े समय के लिए खत्म होने के बाद मार्शल डुप्लीकेट्स की तरफ ध्यान देता है और प्रोटोकॉल के उल्लंघन को समझता है। वो सख्त आदेश देता है मिकी और मिकी 2 को तुरंत गिरफ्तार अरेस्ट किया जाए। जहाज की जेल में बंद मिकी और नाशा सब कुछ पर विचार करते हैं। उन्हें एक चौंकाने वाला एहसास होता है नेटिव क्रीचर्स ही थे जिन्होंने मिकी को खाई से बचाया था। उनके विचार तभी टूटते हैं जब टीमो वहां पहुंचता है और खुलासा करता है कि उसे डेरियस ब्लैंक ने भेजा है। उसका मिशन ब्रूटल है, उसे मिकी के एग्जीक्यूशन का वीडियो रिकॉर्ड करना है। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिकी और नाशा पलटवार करते हैं और टीमो और उसके साथी को पछाड़ देते हैं। वे जेल से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा देर नहीं टिकती। सिक्योरिटी उन्हें जल्दी ही पकड़ लेती है और उन्हें एग्जीक्यूशन की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही उन्हें उनकी किस्मत की तरफ ले जाया जा रहा होता है, वे कुछ अलार्मिंग नोटिस करते हैं। जहाज के चारों ओर नेटिव क्रीचर्स का एक बड़ा समूह जमा हो चुका है। क्रू का एक मेंबर बताता है कि जब से बेबी क्रीचर को पकड़ा गया है वो लगातार रो रहा है। इसी बीच जहाज के अंदर मार्शल की पत्नी बिना किसी दया के क्रीचर की पूंछ काट देती है और उससे सूप बनाने की तैयारी करती है। मार्शल वहां पहुंचता है और ऑर्डर बनाए रखने के लिए मिकी को मार्क करता है ताकि उसे मिकी 2 से अलग किया जा सके। अपने कंट्रोल को और बढ़ाते हुए वो मिकी की मेमोरीज को ब्रिक से डिलीट कर देता है, जिससे उसका अतीत मिट जाता है। नाशा आगे बढ़कर मिकी का बचाव करती है और तर्क देती है कि वही जिसने दूसरे क्रीचर को पहली बार देखा था, लेकिन मार्शल उसे काट देता है और वॉर की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है। नाशा पीछे हटने से इनकार करती है और कहती है कि नेटिव क्रीचर्स वॉर नहीं चाहते, वे सिर्फ तभी लड़ेंगे जब उन्हें प्रोवोक किया जाएगा। एक साइंटिस्ट एक विकल्प सुझाता है, वे क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके। मार्शल इस आइडिया को खारिज कर देता है, लेकिन तभी कैप्चर्ड क्रीचर उसके सामने उसे शर्मिंदा कर देता है, जिससे उसका पेशेंस टूट जाता है। गुस्से में आकर वो नाशा से बहस करता है, लेकिन नाशा उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देती है। कॉर्नर्ड और कंट्रोल खोने के डर से मार्शल एक क्रूर फैसला करता है। वो क्रीचर को बांधकर ब्रॉयलर में फेंकने का आदेश देता है। जैसे ही वो गिरता है, नाशा इंस्टिंक्टिवली उसे अपने मुंह से पकड़ लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच क्रू का एक मेंबर पूरे सीन को डिस्क्रीटली रिकॉर्ड कर लेता है, जो मार्शल की क्रूरता का सबूत बन जाता है। मार्शल नेटिव क्रीचर्स को खत्म करने के लिए एक हाईली पॉइजन गैस डिप्लॉय करने का आदेश देता है। उसकी पत्नी, जो हमेशा से क्रूरता के लिए जानी जाती है, इसे एक ट्विस्टेड गेम में बदलने का सुझाव देती है। जो भी सबसे ज्यादा क्रीचर टेल्स लेकर आएगा वो बच जाएगा, जबकि हारने वाला मर जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वे मिकी और मिकी 2 को रैम से धकेलकर फ्रोजन विल्डरनेस में छोड़ देते हैं। जाने से पहले एक सिंपैथेटिक साइंटिस्ट चुपके से मिकी को एक प्रोटोटाइप ट्रांसलेटर देता है। जैसे ही वे ग्रह की टेरेन में गहरे जाते हैं, वे नेटिव क्रीचर्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पहुंचते हैं और उनके लीडर के सामने आते हैं। ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके मिकी लीडर को धन्यवाद देता है कि उसे पहले बचाया गया था और उसे वार्निंग देता है कि ह्यूमंस डेडली गैस छोड़ने वाले हैं। लीडर का अपना सवाल होता है, उन्होंने लुक्को नाम के अपने एक क्रीचर को क्यों मारा? मिकी, जो हमेशा से सिनिकल रहा है, पूछता है कि अगर वे और नेटिव चिल्ड्रन को मारेंगे तो क्या होगा। लीडर का जवाब डरावना होता है, अगर ह्यूमंस ने एक और यंग लाइफ ली तो क्रीचर्स हर ह्यूमन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जैसे ही वो बोलता है, वो एक पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रीम निकालता है जो ह्यूमंस को इंस्टेंटली मार सकता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए मिकी संकेत देता है कि उन्हें कैप्चर बेबी को वापस नेटिव्स के पास ले जाना होगा। इसी बीच जहाज पर मार्शल का एडवाइजर तर्क देता है कि नेटिव लीडर से बात करने वाला मार्शल होना चाहिए, न कि मिकी। मार्शल, जो हमेशा कंट्रोल करने के लिए उत्सुक रहता है, सिचुएशन से निपटने के लिए वहां से जाता है और टेम्पररी कमांड अपनी पत्नी को सौंप देता है। नेगोशिएशन साइट पर नेटिव लीडर एक फर्म अल्टीमेटम देता है, दोनों मिकी में से एक को मरना होगा रिट्रीब्यूशन के तौर पर। जहाज पर नाशा को एहसास होता है कि टाइम कम है। वो मार्शल की पत्नी को गले से पकड़ती है और बेबी को उसके लोगों के पास वापस ले जाने की मांग करती है। जब वो उसे छोड़ती है तो मार्शल की पत्नी बदला लेती है और एक चाकू से कमांडर के हाथ पर वार करती है। स्ट्रगल के दौरान बेबी को बांधने वाली रोप लगभग खुल जाती है, लेकिन नाशा उसे बस समय रहते पकड़ लेती है और इन्फेंट के साथ भाग जाती है। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ती हैं, नेटिव लीडर और मार्शल दोनों वॉर की तैयारी करते हैं। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, नाशा वहां पहुंचती है और बेबी को पीस ऑफरिंग के रूप में पेश करती है। लीडर अपने बच्चे को वापस पाकर अपने फोर्सेस को रोक लेता है, यह समझते हुए कि दोनों डुप्लीकेट्स में से सिर्फ एक को जीने की इजाजत है।
मिकी खुद को बलिदान कर देता है। महीनों बाद एक मीटिंग में मिकी 2 सोचता है कि कितना कुछ बदल चुका है। वॉर कभी नहीं हुआ और ह्यूमंस और नेटिव क्रीचर्स के बीच शांतिपूर्ण कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। इस सक्सेस के बावजूद वो अजीब ड्रीम से परेशान है, विजन्स जिनमें मार्शल और उसकी पत्नी मरकर वापस आते हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, क्रू मिकी 2 के आसपास इकट्ठा होती है और उसके लिए आभार व्यक्त करती है। अब के लिए शांति सुरक्षित हो चुकी है इससे।